खेल का पांसा पलट चुका था। अब मुझे किसी दूसरी लाइन पर सोचना था, बल्कि सोचने का वक्त निकल गया था। मुझे उसी रात कमांडो एक्शन करना था और मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना होगा। दोपहर के वक्त मैं होटल से निकलकर पौंडीचेरी के मेन बाजार में गया। वहां एक दुकान से 4 इंच लंबे फल वाला चाकू खरीदा, ऐसा चाकू जो बंद भी हो जाता था। दूसरी दुकान से रबर के नस्वारी रंग के बूट खरीदे। एक जगह से स्याह चादर खरीदी। इन चीजों को कपड़े में लपेट कर अपने कमरे में लाकर रख दिया। मेरा कमांडो एक्शन रात 1 बजे शुरू होने वाला था। मैं पलंग पर लेट गया और आंखें बंद करके अपने प्लान की तफसीलात पर एक बार फिर गौर करने लगा। मैं ख्याल ही ख्याल में एक किस्म की रिहर्सल कर रहा था। मैंने कई बार ये रिहर्सल की। जब 4 बजे का वक्त हुआ तो मुंह हाथ धोकर मिस्टर व्यास के रेस्ट हाउस आ गया। मिस्टर व्यास आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहा था। लोहे की अलमारी जिसमें रेड बॉक्स बंद था उनके बिल्कुल सामने थी। वो वहां से हट नहीं रहा था। मैंने नमस्कार किया और कहा कि मिस्टर व्यास, आपको रेड बॉक्स की पूरी ड्यूटी देनी पड़ रही है। व्यास ने अखबार नीचे रख दिया और कुर्सी पर पहलू बदलते हुए बोले, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है कैप्टन मेहता। मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या तुम ऐसा न करते? मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और सिगरेट का पैकेट निकालते हुए बोला, ऑफ कोर्स सर, क्यों ना करता। रेड बॉक्स की हिफाजत तो हमारी नेशनल ड्यूटी है। अच्छा किया जो आपने रेस्ट हाउस के बाहर भी पहरा लगा दिया है। मिस्टर व्यास ने नौकर को चाय लाने के लिए कहा और बोले, रात को सिक्योरिटी गार्ड्स के 3 जवान पहरे पर होंगे। मैं तो आज शाम ही रेड बॉक्स मद्रास ले जाना चाहता था, मगर दिल्ली से 2 रूसी मुशीर और वजारत दिफा के सेक्रेटरी खन्ना साहब चंडीगढ़ में एक जरूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हैं। वो सुबह 10 बजे ही मद्रास पहुंच सकते हैं। रेड बॉक्स उनके सामने ही खोला जाएगा। फिर अपनी धोती का पल्लू दुरुस्त करते हुए बोले, कैप्टन मेहता, तुम्हें भी हमारे साथ ही चलना होगा। मैंने कहा, क्यों नहीं सर, ये तो हमारी ड्यूटी है। कल किस वक्त यहाँ से रवाना होंगे? मिस्टर व्यास ने जवाब दिया, बहरिया का एक हेलीकॉप्टर हमें लेकर जाएगा। नेवल कमांडर से मेरी बात हो गई है। हेलीकॉप्टर सुबह 9:30 बजे हेलीपैड पर हमारा इंतजार कर रहा होगा। मैंने रेस्ट हाउस में दाखिल होते ही देख लिया था कि सिक्योरिटी के 2 जवान स्टेन गन्ने लिए वहां पहरा दे रहे थे। इतने में चाय आ गई और हम चाय पीने लगे। मिस्टर व्यास ने खद्बर की धोती कुर्ता पहन रखा था। ये कांग्रेसियों का खास लिबास था, लेकिन वो बटवा अब भी उसके सामने मेज पर पड़ा था जिसमें लोहे की अलमारी की चाबी थी। मैंने गोताखोरों की तारीफ शुरू कर दी। सर, अपनी मेवी के गोताखोरों का दुनिया में कहीं जवाब नहीं। जिस तरह कीचड़ में से उन्होंने रेड बॉक्स निकाला है, ये इन्हीं का काम है। मिस्टर व्यास चाय का घूंट निकल कर बोले, कैप्टन मेहता, अगर सारे लोग इसी कौमी स्पिरिट के साथ काम करें तो भारतवर्ष इतना मजबूत हो जाएगा कि दुश्मन और खास तौर पर पाकिस्तान उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। मैंने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा, सर, पाकिस्तान तो हमसे हर एतबार से बहुत पीछे है। असल खतरा मैं समझता हूँ कि हमें चीन से है। मिस्टर व्यास ने सर हिलाते हुए कहा, रूस से दिफाई पैक्ट के बाद ये खतरा किसी कदर कम हो गया है, मगर असल खतरा हमें मुल्क के अंदर दरपेश है। सिख खालिस्तान का मुतालबा कर रहे हैं। इस कौम ने हमारी गवर्नमेंट को जितना परेशान किया है, इतनी परेशानी तो बड़े से बड़े दुश्मन के हाथ से भी नहीं उठानी पड़ी। और फिर वो खालिस्तान के मुतालबे पर सिखों की जबरदस्त मुखालिफत करने लगे। इस दौरान में मैंने कमरे के एक एक कोने एक एक शय का जायजा लिया। मिस्टर व्यास से गुफ्तगू करते हुए मैंने ये बात खास तौर पर नोट की थी कि वो किसी वक्त मुझे अपनी मकनातीसी नजरों से टिकटिकी बांध कर तकने लगता। कभी सोचता कि हो सकता है उन्हें मुझ पर शक हो गया हो, कभी ख्याल आता कि नहीं, शक करने का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता था। आखिर ये आदमी सौराष्ट्र का एक तजुर्बाकार इंटेलिजेंस ऑफिसर था, मगर मैंने अपने चेहरे पर इस किस्म के तासुर की एक हल्की सी छलकी भी न आने दी, जिससे जाहिर होता कि मैं उसकी नजरों से बौखला गया हूँ। मैं बड़े नॉर्मल और पुरजोश अंदाज में हिंदुस्तान की बहरी, बर्री और हवाई फौज की तारीफें कर रहा था। मैंने अलमारी की तरफ इशारा करके कहा, मैं समझता हूँ सर कि उसकी चाबी को आपको बैंक के लॉकर में रखवा देना चाहिए। मिस्टर व्यास ने मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन मेहता, मेरी सारी उम्र इंटेलिजेंस में गुजरी है। मैं इस किस्म की चीजों की हिफाजत करना खूब जानता हूँ। चाबी इस बटवे में मेरी आंखों के सामने है और रात को मेरी सदरी की जेब में मेरे साथ रहेगी। मैं यही मालूम करना चाहता था कि रात को चाबी ये इंटेलिजेंस ऑफिसर कहाँ रखेगा। मैंने हंसकर कहा, सर, आपके वसी तजुर्बे के आगे तो हम कुछ भी नहीं हैं। हमें तो आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है। मिस्टर व्यास फूल गए। अपनी तारीफ सुनकर बड़े खुश हुए। फिर एकदम संजीदा होकर मुझे घूरते हुए बोले, मगर तुम चाबी के बारे में इतने परेशान क्यों हो? मैं संभल कर बैठ गया। कंधे उचकाकर बोला, सर, कुदरती तौर पर हम में से हर एक को इस चाबी की फिक्र होनी चाहिए। आखिर ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। आप दोस्त की तबाही से हमारी दिफाई हैसियत को बहुत बड़ा धक्का लगा है। हम इस तखरीबी कार्रवाई के असल मुजरिमों को पकड़ना चाहते हैं और सबूत इस रेड बॉक्स में है। इसकी हिफाजत के सिलसिले में मेरी, आपकी, हम सब की परेशानी और तजस्सुस बजा है। मिस्टर व्यास दूसरे ही लम्हे मुस्कुराए और बोले, अरे मिस्टर, तुम फिक्र क्यों करते हो? यहाँ इस कदर पहरा है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। हाँ, तुम कल सुबह सुबह ही मेरे पास आ जाना। नाश्ता हम इकट्ठे ही करेंगे।
उस रोज की तरह भूल न जाना। मैंने उठते हुए कहा, हरगिज नहीं सर, वैसे मैं उस रोज हाजिर ना हो सका था, इसके लिए एक बार फिर माजरत चाहता हूँ। मैं मिस्टर व्यास से इजाजत लेकर अपने होटल जाने के लिए वहां से चल दिया। मिस्टर व्यास के कमरे तक सामने की जानिब बरामदे की बाएं तरफ से एक लकड़ी का जीना ऊपर जाता था। आगे छोटा सा लॉन था जहाँ 2 मुसल्ला सिपाही स्टैंड गनने लिए चाको चौबंद खड़े पहरा दे रहे थे। मैं खामोशी से उनके करीब से गुजर गया। ये दुबले पतले मद्रासी सिपाही थे, मगर बड़ी मुस्तैदी से पहरे पर खड़े थे। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था। नेवल रेस्ट हाउस से मेरे होटल तक का रास्ता बमुश्किल 1 फरलांग होगा। ये रास्ता एक छोटी सी कच्ची सड़क की शक्ल में था, जिसकी एक जानिब घास का मैदान था और दूसरी जानिब बहरिया के माल गोदाम की लंबी दीवार थी, जिसके आगे कांटेदार तारों की दीवार खिंची हुई थी। मैदान की जानिब नारियल और ताड़ के दरख्त उस कच्चे रास्ते पर झुके हुए थे। आगे जाकर यह कच्ची सड़क पक्की सड़क से जा मिलती थी, जिसकी परली तरफ इमारतों की कतार में वो होटल था जहां मैं रह रहा था। वापसी पर मैं सारे रास्ते एक एक जगह का बगौर जायजा लेता आया। मैं इस गरज से पैदल ही चल रहा था। माल गोदाम की दीवार के साथ काफी फासले पर बिजली के 2 बल्ब रोशन थे। शाम गहरी हो चुकी थी। इन बल्बों की रोशनी ज्यादातर उसी जगह पर थी जहां वो लगे हुए थे। कमरे में आकर मैंने पतलून बुशर्ट उतार कर धोती कुर्ता पहन लिया। मैं पलंग पर लेटा ही था कि टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज सुनाई थी। मैं उसे पहचान न सका। कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं पहले ही कह रही थी कि तुमने मुझे भुला दिया है। इतनी देर हो गई है तुम्हें यहाँ से गए, ना कोई खत लिखा ना फोन। मैं सुजाता बोल रही हूँ। मैंने उसे पहचान लिया था। मैं हैरान हुआ कि सुजाता को मेरा नंबर किसने दिया है। उसे कैसे पता चला कि मैं पौंडीचेरी में हूँ, क्योंकि मेरे कन्याकुमारी के उस दौरे को सीग़े राज में रखा गया था। मैंने सबसे पहले उससे यही सवाल किया कि उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला। वो बोली, तुम्हारे दफ्तर में हमारे एक रिश्तेदार काम करते हैं। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। तुम्हारे होटल का नाम मुझे उसी ने बताया था। डायरेक्टरी से मैंने इस होटल का नंबर मालूम किया और तुम्हारे कमरे में फोन कर दिया। क्या तुम नाराज हो? मैंने कहा, अरे नहीं सुजाता, भला मैं क्यों नाराज हूँगा। मुझे ये खुशी हुई है कि तुमने मुझे फोन किया है। सच में यहाँ इस कदर मसरूफ रहा हूँ कि तुम्हें खत न लिख सका, मगर तुम रोज याद आती थी। खैर, मैं बहुत जल्द वापस आकर मिलूंगा। इस वक्त मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। सुनो, मैं आज ही रात यहाँ से चला जाऊंगा। तुम दोबारा फोन मत करना। सुजाता की आवाज आई, किशन, तुमने मुझे भुला दिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे भूल जाओगे। वो वही औरतों वाली बातें कर रही थी। मैंने जोर देकर कहा, सुजाता प्लीज किसी से मेरा जिक्र मत करना, ये ऑफिशियल सीक्रेट है, और मुझे फोन भी ना करना। मैं अब यहाँ नहीं हूँगा। मैंने फोन बंद कर दिया। मैं जानता था कि सुजाता का वो रिश्तेदार कौन है। वो हमारे ही ऑफिस में क्लर्क था। कमबख्त को न जाने कैसे मेरा पता चल गया। वैसे ये मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में किसी भी महकमे में किसी भी बात को खा कितना ही छुपा कर क्यों न रखा जाए, वो जरूर लीक आउट हो जाती है। शायद इसकी वजह यह है कि हम लोग फितरी तौर पर एक दूसरे की टोह में लगे रहते हैं और ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि फला आदमी क्या कर रहा है, कहाँ जाता है। मैं अगर दिल्ली जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दूं तो उसे फौरन नौकरी से जवाब मिल सकता था, मगर अभी तो खुद मेरा दिल्ली वापस जाना मशकूक था, क्योंकि मेरे सामने एक खतरनाक कमांडो मिशन था जिसमें मेरी जान भी जा सकती थी। मैंने उसी वक्त होटल के एक्सचेंज को फोन करके उन्हें हिदायत कर दी कि अगर दूसरे शहर से किसी लड़की का फोन आए तो उसे कह दिया जाए कि मैंने होटल छोड़ दिया है। सुजाता को मैंने फौरन जहन से निकाल दिया और मुझे उस वक्त जो मिशन दरपेश था उसकी जुजियात पर एक एक करके गौर करने लगा। मैंने शुरू से आखिर तक अपने कमांडो ऑपरेशन पर कई बार गौर किया, एक एक एक्शन को जहन में लाकर कई बार उसका जायजा लिया, हर इम्कान के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार किया। जब मेरे सामने लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल वाज़ेह हो गई तो मैंने देखा कि मैं सिगरेटों की तकरीबन आधी डिब्बी फूंक चुका था। रात ठीक 12:30 बजे का अमल था। मैंने पलंग पर लेटा सिगरेट पी रहा था। कमरे की बत्ती मैंने बुझा रखी थी। 1:45 बजे मैंने सिगरेट को एस्ट्रे में मसल दिया। पलंग से उठकर दरवाजे के पास आया, उसे खोलकर बाहर कॉरिडोर में देखा। कॉरिडोर की छत में फासले फासले पर लगी हुई धीमी बत्तियां मध्यम रोशनी बखेर रही थी। लोग अपने अपने कमरों में गहरी नींद सो रहे थे। कॉरिडोर दूर तक सुनसान था। मैंने 2-3 लंबे लंबे डग भरे और पाम के गमले के पास आकर बैठ गया। फिर उसे पीछे से ऊपर उठाया, नीचे से रिवॉल्वर वाली थैली निकाली, गमले को अपनी जगह पर रखा और जल्दी से कमरे में आकर दरवाजा बंद करके चिटखनी चढ़ा दी। कमरे का पर्दा हटाया जिससे बाहर आसमान पर चमकते सितारों की धीमी धीमी रोशनी कमरे में आने लगी। सबसे पहले मैंने पाजामा उतारा, उनकी जगह तंग नीली पतलून और नीली बनियान पहन ली। पाँव में निस्वारी रंग के रबर के जूते चढ़ाए। रिवॉल्वर को साइलेंसर लगाकर उसे कमर के गिर्द पट्टी के साथ कसकर बांध लिया। चाकू पतलून की अकबी जेब में रखा। सर पर स्याह रंग का रुमाल बांध लिया। काली चादर ओढ़ी तो महसूस हुआ कि ये मेरे अमल की राह में रुकावट पैदा कर रही है। चुनाचे उसे वही रहने दिया। अपने आप को आईने में देखा। अगरचे बत्ती बुझी होने की वजह से आईने में मेरा मध्यम सा अक्स ही दिखाई दे रहा था, मगर मैंने देख लिया कि अंधेरे में मुझे दूर से नहीं देखा जा सकेगा। मैंने अपना कुर्ता पाजामा, काली चादर और रिवॉल्वर की चमड़े की थैली पलंग के गदेले के नीचे फैलाकर छुपा दी। खिड़की का पर्दा गिरा दिया।
उसके बाद खिड़की के शीशे को ऊपर उठाकर नीचे झांका। आग से बचाव के लिए बनाया गया जीना साथ वाले कमरे की खिड़की और मेरी खिड़की के एन दरमियान में था। इस जीने तक इधर से भी तख्ता लगा हुआ था और मेरी खिड़की के नीचे भी एक तख्ते को जोड़कर जीने के पहले तख्ते से मिला दिया गया था। नीचे उतरने के लिए मैंने ये रास्ता मुंतखब किया था। ये होटल का अकबी हिस्सा था और जहाँ सामने मोटरें खड़ी करने के लिए लंबे लंबे 4 शेड बने हुए थे जिनमें मोटर कारें पार्क थी। मैं खिड़की से निकलकर जीने पर आ गया और फिर तेजी से उतरता सामने वाले मोटर शेड में घुस गया। मैं नहीं चाहता था कि जहां से कोई मुझे जाता देखे। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि रात के सन्नाटे में वहां आसपास कोई नहीं तो बाग की बाड़ फलांग कर मोटर शेड के पीछे से होता हुआ पक्की सड़क पर आ गया। सड़क सुनसान थी। सड़क की बत्तियां फासले फासले पर रोशन थी। एक कार की रोशनी दिखाई दी तो मैं जल्दी से सड़क की ढलान में बैठ गया। कार गुजर गई और सड़क पर एक बार फिर अंधेरा छा गया। मैंने उठकर भागते हुए सड़क पार की और दूसरी तरफ कच्ची सड़क पर आ गया। ये नेवल रेस्ट हाउस की तरफ जाती थी। इस सड़क पर भी अंधेरा था जहां नेवल गोदाम की अकबी दीवार से बिजली का कमजोर बल्ब लगा था। रोशनी सिर्फ वहां तक ही थी, लेकिन मुझे उस सड़क पर से नहीं गुजरना था। उस सड़क पर आगे रेस्ट हाउस का मेन गेट था जहां बकौल मिस्टर व्यास के रात को 3 सिपाहियों का पहरा था। ये तीनों बहरिया के जवान थे, जाहिर है मुसल्ला हो गई। मैं बाजू वाले घास के मैदान में उतर गया और नारियलों के नीचे अंधेरे में झुककर रेस्ट हाउस की तरफ बढ़ने लगा। जब रेस्ट हाउस की 2 मंजिला ढलानी छत वाली इमारत अंधेरे में उभरी तो मैं वहीं बैठ गया। रेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल में रोशनी हो रही थी। ये वो कमरा था जहां मिस्टर व्यास रिहाइश पजीर था। रोशनी धीमी थी, लगता था कि टेबल लैंप रोशन है। मुझे मालूम था कि ये टेबल लैंप मिस्टर व्यास ने एहतियात के तौर पर रोशन किया है और ये सारी रात रोशन ही रहेगा क्योंकि उस कमरे की अलमारी में रेड बॉक्स पड़ा है। मैंने झुककर चलना शुरू किया। मैं रेस्ट हाउस के पीछे से होकर दूसरी तरफ दीवार के साथ आकर लग गया। मैंने सर जरा सा बाहर निकाल कर देखा। बहरिया के दोनों मद्रासी सिपाही स्टेन गन लिए चल फिर कर रेस्ट हाउस के आगे पहरा दे रहे थे। मैं हैरान हुआ कि तीसरा सिपाही कहाँ है। अचानक किसी के खनकारने की आवाज आई। मैंने अक्लमंदी से काम लेते हुए वहीं बैठा रहने की बजाय अपने आप को नशे में लुढ़का दिया। मैं गार्डमिया की बाड़ के साथ जा लगा। वहीं सर उठाकर देखा ये तीसरा सिपाही था जो राउंड लगाता स्टेन गन कंधे पर रखे रेस्ट हाउस के पीछे से उसी दीवार की तरफ आ रहा था जहां मैं थोड़ी देर पहले मौजूद था। कुदरत मेरा साथ दे रही थी। अगर मैं वहां से अपने आप को नीचे लुढ़काने में जरा सी देर कर देता तो मामला तिलपट हो जाता। मैं उसे अंधेरे में सर नीचे किए देखता रहा। वो दीवार की ओर से निकलकर रेस्ट हाउस के सामने की जानिब आ गया। तीनों सिपाहियों ने 2-1 जुमले बोले, सिगरेट बीड़ी सुलगाई। 2 तो वहीं रेस्ट हाउस के आगे चल फिर कर पहरा देने लगे और तीसरा सिपाही राउंड लगाने के लिए दूसरी तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद उसे एक बार फिर रेस्ट हाउस के पीछे से होकर वहीं आना था। मैं सांप की तरह रेंग कर अकबी दीवार के ऐन दरमियान में से एक दरख्त की आड़ लेकर पंजों के बल अंधेरे में बैठ गया। जहां मच्छर भिनभिना रहे थे वो मुझे काटने लगे मगर मैं हरकत नहीं कर सकता था क्योंकि मद्रासी सिपाही के साय को मैंने अपनी तरफ बढ़ते देख लिया था। वो दीवार के साथ होकर चल रहा था। उसके फौजी बूटों के नीचे पत्थरों के छोटे छोटे रेजों के कुचलने की आवाज आ रही थी। चाकू खोलकर मैंने अपने सीधे हाथ में इस तरह पकड़ लिया था जिस तरह हम कमांडो ट्रेनिंग के दिनों में फर्जी दुश्मन पर झपटने के लिए पकड़ा करते थे, मगर ये असली दुश्मन था। यही वजह थी कि चाकू के दस्ते पर मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं कमांडो अटैक के लिए बिल्कुल तैयार था। इस अटैक में कोई आवाज पैदा नहीं होनी थी, बस एक बिजली सी चमकनी थी और दूसरे ही लम्हे इस दुबले पतले मद्रासी सिपाही की गर्दन मेरे बाजों के शिकंजे में और मेरे दाएं हाथ के चाकू का फल उसकी कमर से गुजर कर उसके दिल के अंदर जा घुसना था। यह सब कुछ बमुश्किल 1.5 सेकंड में हो जाना था और ऐसा ही हुआ। जब मैंने मद्रासी सिपाही की गर्दन को बाजू में लेकर पीछे को झटका दिया और साथ ही चाकू उसकी कमर में जा घुसा तो उसके मुंह से कोई आवाज तक न निकली। शायद वो गर्दन पर झटका खाते ही मर गया था। मैंने जल्दी से उसे दरख्त के पीछे जमीन पर लेटा दिया। मैंने चाकू का फल उसकी भुशट से साफ किया और लपक कर अपनी पहले वाली जगह पर गार्डिनिया की बाड़ के पीछे छुपकर बाकी दोनों सिपाहियों को तक में लगा। ये दोनों सिपाही उसी तरह पहरा दे रहे थे कि जब एक सिपाही टहलता हुआ उस तरफ आता तो दूसरा सिपाही बरामदे के दूसरे किनारे तक जा चुका होता था। वक्त बहुत ही कम था। मुझे अपनी पूरी कमांडो महारत से काम लेते हुए फौरी एक्शन करना था। मैं घास में लेट गया, कोहनियां जमीन पर टिका दी, चाकू जेब में रखकर पिस्तौल पर साइलेंसर चढ़ाकर उसे अपने दोनों हाथों में थाम कर अपनी तरफ आने वाले सिपाही के दिल का निशाना लिया। रेस्ट हाउस के आगे रोशनी थी। जो ही सिपाही टहलता टहलता मुझसे 10 कदम के फासले पर आया, मैंने उसके दिल का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। रिवॉल्वर में से हल्के से ठक की आवाज से गोली निकलकर सीधी सिपाही के दिल में या दिल के आसपास घुस गई। वो मुंह के बल गिरा।
उस वक्त दूसरा सिपाही किनारे से वापस पलट रहा था। वो टहलता हुआ जब आधा रास्ता तय कर चुका तो रुक गया। उसने अपने साथी को आवाज दी। उसके साथी की लाश अंधेरे में मेरे आगे नशेब पर घास में पड़ी थी। दूसरा सिपाही लपक कर आगे बढ़ा। मेरी दूसरी गोली बिल्कुल तैयार थी। जो ही वो मेरी रेंज में आया, मैंने एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया। उस सिपाही की हलक से हल्की सी आवाज निकली और वो गिर पड़ा। मैंने उछलकर अपना आप उस पर गिरा दिया और उसकी गर्दन को दबाने लगा। ये अभी जिंदा था। 10 सेकंड के बाद ये भी मर चुका था। मैंने उसकी लाश को भी नीचे नशेब में घसीट लिया। दोनों की स्टेन गन्ने उठाकर दूर दरख्तों की तरफ उछाल दी।